हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन में पहली यूनिट फ्रॉम कॉमर्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, रिसेंटली असिस्टेंट अकाउंटेंट के नोटिफिकेशंस आए हैं जिसमें आपने देखा काफ़ी सारी वैकेंसी हैं। हमने सिलेबस के बारे में बात कर ली, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर ली और आपने देखा था सिलेबस में मेजरली 2 सब्जेक्ट्स पूछे गए हैं। पहला है आपका कॉमर्स और मैनेजमेंट और दूसरा है आपका हिंदी। सो हिंदी तो नहीं, बट हाँ, कॉमर्स और मैनेजमेंट का सिलेबस मैं आप लोगों को करवा सकती हूँ। तो मैंने ली है यूनिट 6 टैक्सेशन, लॉज एंड ऑडिटिंग। इस यूनिट में बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। टैक्सेशन हो गया, लॉ और आपकी ऑडिटिंग। तो ये आज के इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ लॉ से, और पहला जो लॉ स्टार्ट हम करेंगे वो है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। जैसा कि आप सब देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये है आपका सिलेबस और जो यूनिट है आपकी वो कंप्लीटली 12 मार्क्स की है, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं एक तरीके से, क्योंकि आपका टैक्स भी इसमें है, आपका लॉ भी है और साथ ही साथ आपकी ऑडिटिंग भी इसमें है। तो 12 मार्क्स के अकॉर्डिंग बाइफिकेशन कैसा होगा बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्वेश्चन वो कैसे भी पूछ सकते हैं, बट हमें ये पता है कि सिलेबस में जो चीज़ें मेंशन है वहीं से सब कुछ आएगा। तो उस चीज़ को हमें अच्छे से पढ़ना है जितना भी हमारे सिलेबस में मेंशन किया है। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉ से, और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की 5 वीडियोस प्लेलिस्ट बनके आपको मिल जाएंगी मेरे यूट्यूब चैनल पर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मैं दे दूंगी आपको। ठीक है, ये वीडियोस कवर की हुई हैं मैंने, इसमें और भी लेक्चर्स अभी ऐड होने बाकी हैं। फिलहाल के लिए आप इतने टॉपिक को कवर कर सकते हैं, और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसी तरह से स्टूडेंट्स, बहुत सारे एक्ट्स इसमें हैं। पार्टनरशिप एक्ट पूछा है आपसे, नेगोशिएबल एक्ट, इंस्ट्रूमेंट एक्ट पूछा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, कंपनीज एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सेबी, एडा, ये सारी की सारी चीज़ें कवर होंगी धीरे धीरे करके। बट प्लीज़ आप प्रीवियस जो अपलोडेड वीडियोस हैं, जो लेक्चर्स हैं, उनको ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन के थ्रू ऐप से पढ़ना चाहते हैं तो अफेयर्स विद बिजनेस ऐप है, जिसके बारे में पहले आपको बता चुकी हूँ। वहाँ से आप पेड सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे सारी ही चीज़ें आपको एक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगी। यूट्यूब पर हर एक वीडियो प्रोवाइड करना अवेलेबल नहीं होता, हर एक लेक्चर्स प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके लिए अगर आप चाहें तो इस सब्सक्रिप्शन को भी ले सकते हैं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो गई, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो हमारा जो पहला एक्ट है वो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इस एक्ट में आपको पता है एक बायर है और एक सेलर है। इनके बीच की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी बातें ये लोग कर रहे हैं, जो भी गुड्स या सर्विसेज का लेन देन कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। तो बायर चीज़ें खरीदता है और सेलर चीज़ों को बेचता है, लेकिन इस एक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा इन 2 टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया है, जिसको अब अभी थोड़ी देर में हम सीखेंगे। पहले हम कुछ बेसिक्स के बारे में बात करते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, और इसके क्या क्या बेसिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको 100% श्योर याद रहनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, Sale of goods is one of the specific form of contracts recognized and regulated by law in India. It is a typical bargain between the buyer and the seller. Buyer और seller के बीच में एक bargaining process को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और जो different contracts हैं उसी का ये क्या है, एक फॉर्म है। ठीक है, जिसे रिकॉग्नाइज किया गया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। क्लियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्ट है ये क्या बताता है
कि सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी चीज़ें हैं जो जानने की ज़रूरत है, उसके बारे में ये एक्ट डिफाइन करता है। अगर लॉ में कुछ चेंजेस लाए हैं, अमेंड किया है कुछ चीज़ों को, वो भी आपको कौन बताएगा? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स। अब ये जो एक्ट है ये अप्लाई होता है होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पर, पूरे भारत पर ये अप्लाई होता है। कब आया था ये? केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930। सो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऑलरेडी आपके लिए हाईलाइट किया हुआ है। आप इसकी डेट ज़रूर याद रखें। एप्लीकेबल है ये पूरे इंडिया पर, और सेल क्या है? एक बार्गेनिंग है बिटवीन बायर एंड सेलर। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हैं और बहुत ही ईजी कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मैंने हाईलाइट किया है क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और एक चीज़ और, प्लीज़ जब भी आप चीज़ों को नोट करें, अपने साथ एक नोटबुक लेकर बैठें जिसमें आप साथ ही साथ अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया है, हैंड रिटन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितनी भी चीज़ें आप उसमें लिखते हैं, उनको जब आप दोबारा रिवीजन के टाइम पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ें क्लियर होंगी। पीडीएफ तो मैं आपको शेयर कर ही दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जो भी स्टूडेंट्स उससे जुड़े हुए नहीं हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी पीडीएफ्स, नोटिफिकेशन, लिंक्स वहाँ पर अपडेट किए जाते हैं। तो उनके साथ साथ कोशिश कीजिए कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाएं, जिससे कि आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा लंबे समय तक याद कर सकें। ठीक है, इसके बाद इंट्रोडक्शन हो गया, जिसमें बेसिक आपको क्या रखनी है? आपको डेट याद रखनी है, 1 जुलाई 1930। ओके, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो जब भी आप सामान को बेचते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, किसके बीच में? बायर और सेलर के बीच में। एज पर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 of the Sale of Goods Act 1930, contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price। ठीक है, देखिए, दो आपके पास पार्टी हैं, एक है सेलर, एक है बायर। ये कौन है? ये है सेलर, और ये कौन है? ये है बायर। सेलर ने आपको गुड्स सेल किए, इन्होंने आपको क्या दिए? गुड्स दिए। ठीक है, गुड्स में हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने ले ली एक बुक, इन्होंने एक बुक आपको दी, बदले में आप क्या करेंगे? आप इन्हें पेमेंट करेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए ये बुक थी 500 की, तो बायर ने क्या किया? 500 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया। सो यहाँ पे क्या बना? एक कॉन्ट्रैक्ट बना, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, सो यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्ट बना? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन बायर एंड सेलर। तो यहाँ पे क्या कहा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स क्या है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर सेलर ट्रांसफर कर रहा है या फिर एग्री कर रहा है। देखिए, दोनों चीज़ें इसमें हैं, या तो आप ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर आप ट्रांसफर करने के लिए एग्री कर रहे हैं। टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स, प्रॉपर्टी इन गुड्स, गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं टू द बायर फॉर अ प्राइस। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्राइस के लिए आपने गुड्स को क्या करा? ट्रांसफर करा, किसको? बायर को। तो ये क्या है आपका? ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब देखिए, इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं? देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज, एटलीस्ट टू पार्टीज, बायर और सेलर, बायर और सेलर। तो कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी गुड्स। जिस बेस पर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो क्या होना चाहिए? वो कोई गुड्स होने चाहिए, गुड्स। ठीक है, अ प्राइस इन मनी शुड बी पेड और प्रॉमिस्ड। या तो आपने ये मनी पे कर दिया हो, या फिर आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि बाद में आप इस पैसे को पे करेंगे। ठीक है, अ प्राइस इन मनी इज पेड और प्रॉमिस्ड। या तो आपने पे कर दिया या फिर आपने प्रॉमिस कर दिया। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू द बायर मस्ट टेक प्लेस। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ दिखा दिया अपने ट्रांजैक्शन में कि मैंने इतने गुड्स बेचे, आपको उसको एक्चुअल में ट्रांसफर करना होगा।
उस प्रॉपर्टी को एक्चुअल में ट्रांसफर करना होगा, ठीक है ना, ये एसेंशियल एलिमेंट है। इट मस्ट बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। सेल जो है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है। कंडीशनल का मतलब है जब आप एक पर्टिकुलर कंडीशंस उसके साथ ऐड कर दें और फिर वो ट्रांजैक्शन को करें। जैसा कि मैं कहूँ कि मैं आपको ये बुक तभी दे पाऊंगी जब जो रिटेलर है, सॉरी, जो होलसेलर है, या फिर मैं कहूँ कि जब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के थ्रू ये बुक मेरे तक पहुंच जाएगी, तभी मैं इस बुक को आपको डिलीवर कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या है, कंडीशनल। और एब्सोल्यूट का मतलब है विदाउट एनी कंडीशन। और साथ ही साथ इसमें बाकी सारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऐड होने चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने पढ़ाया है जिसमें एसेंशियल एलिमेंट्स की बात हमने करी थी, तो वो सारे ही कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इसमें प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये है बेसिक सी चीज़ें। अब हम बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। तो डेफिनेशंस में सबसे पहले है बायर एंड सेलर। अब हमें ये स्पेसिफिक पढ़ना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि सेल में कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बायर और सेलर को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया गया है। बायर का मतलब है जो पर्सन सामान खरीद रहा है, सेलर का मतलब है जो सामान बेच रहा है। लेकिन यहां पर एक और चीज है, एग्रीज टू बाय। बायर वो भी है जो क्या कर रहा है, सामान को खरीदने के लिए एग्री कर रहा है, एग्रीज टू बाय। खरीद तो रहा ही है और एग्री भी कर रहा है कि मैं इस सामान को खरीदूंगा, तो वो कौन है, आपका बायर। और सेलर का मतलब कौन है, वो पर्सन जो सामान बेच रहा है और एग्री कर रहा है कि वो सामान बेचेगा, सेल्स और एग्रीज टू सेल। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में आपके बायर की डेफिनेशन है और सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में आपकी सेलर की डेफिनेशन है, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी आपको मैंने ये चीज़ बताई थी कि जो भी डेफिनेशंस होती हैं उन्हें हम हमेशा किसी भी एक्ट के सेक्शन नंबर 2 में डिस्क्राइब करते हैं। तो 2(1) कौन है, बायर, और 2(13) कौन है, आपका सेलर। ये देखिए, ये है बायर और ये है सेलर, क्या कर रही हैं, ये गुड्स को बाय एंड सेल कर रहे हैं। So, the two terms buyer and seller are complementary and represent the two parties to a contract of sale of goods. तो contract of sale में two parties को represent करते हैं buyer and seller. अब हम बात करते हैं goods की। goods क्या है, every kind of movable property other than actionable claims and money. कोई भी प्रॉपर्टी जिसे आप मूव कर सकते हैं अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। मनी तो मुझे पता है, आपको समझ आ गया। एक्शनेबल क्लेम क्या है, इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी समझेंगे। गुड्स के साथ साथ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स। स्टॉक एंड शेयर्स भी आपका गुड्स कहलाते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। लैंड से जुड़ी हुई चीजें, जैसे सपोज ये लैंड है और यहाँ पे शुगर केन है, शुगर केन उगा हुआ है, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक तरीके का गुड्स विच आर एग्री टू बी सर्व्ड बिफोर सेल एंड और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में डिफाइन किया है गुड्स को, सारी प्रॉपर्टी जो मूवेबल है उसे हम क्या कहेंगे, गुड्स, अदर देन दो चीजें, क्या क्या, एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। इट इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स, growing crops, grass, things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale. So section 2 subsection 7 में इस definition को बताया गया है। अब देखिए, actionable claims का मतलब होता है what a person cannot make a present use or enjoy. कोई ऐसी चीज जिसको प्रेजेंट में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते बट बाद में रिकवर कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ सूट और एन एक्शन। लीगल एक्शन लेकर आप उस चीज को बाद में रिकवर कर सकते हैं बट इस मोमेंट पे आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है आपका डेट, ठीक है। आपने क्या किया, किसी पर्सन को उधार दिया, वो पर्सन आपके पैसे इन फ्यूचर लौटाएगा, तो अभी तो वो चीज आपके पास से चली गई, बट जब वो वापस आपको पैसे करेगा तभी आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे।
अभी प्रेजेंट में आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, उसे एंजॉय करने के लिए या फिर उसे वापस लेने के लिए कोई एक्शन ले सकते हैं, कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो कोई भी ऐसे क्लेम्स जिस पर आप लीगल एक्शन ले सकें वो कहलाते हैं आपके एक्शनेबल क्लेम्स। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, डेट इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अब गुड्स क्या है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, क्या नहीं आता गुड्स में, एक्शनेबल क्लेम्स, मनी इन सर्कुलेशन, जो पैसा है वो भी आपके गुड्स नहीं होते। और क्या क्या इंक्लूड है अदर, स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच एग्रीड टू बी सिवर्ड। ठीक है, क्लियर, बायर एंड सेलर क्लियर हो गया, गुड्स क्लियर हो गया। अब ये जो गुड्स हैं इसके कुछ टाइप्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, 3 तरीके के गुड्स आपको देखने को मिलेंगे, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स के भी सब पार्ट हैं, स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन। ठीक है, क्लियर। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में सबसे पहले आते हैं आपके एग्जिस्टिंग गुड्स। ऐसे गुड्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब कि जब आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं सामान खरीदने के लिए तो वो गुड्स शॉपकीपर के पास रखे हुए हैं। ठीक है, दोज विच आर ओन्ड और possessed बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये देखिए, सेलर के पास बगल में ही क्या रखे हुए हैं, ये गुड्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो जब आप क्या करने जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने जा रहे हैं, तो उस केस में सेलर के पास जो गुड्स अवेलेबल हैं उन्हें हम कहेंगे एग्जिस्टिंग गुड्स। अब इसमें कुछ कैटेगरी है, पहली है स्पेसिफिक गुड्स, दूसरी है असर्टेन गुड्स और तीसरी है अनअसर्टेन गुड्स या फिर जेनरिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स वो होते हैं जिन्हें आप आइडेंटिफाइड कर चुके हैं और जिस पे आप एग्री कर चुके हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए आप एक शोरूम में गए, किस चीज़ का शोरूम है, ये है एलजी का शोरूम, और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी है, ठीक है, और रेफ्रिजरेटर भी है, टीवी भी है ना। तो आप सपोज क्या करने गए, आप टीवी खरीदने गए और यहाँ पर आपको टीवी दिख रहे हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है, स्मार्ट टीवी भी है, नॉर्मल टीवी भी है, टीवी में आपके पास साइज भी है, 32 इंच हो गया, ठीक है, 24, 26 जितना भी इंच हो गया। तो इसमें अलग अलग क्या है, टाइप्स के टीवी भी हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिक गुड्स का मतलब है कि जब मैं बोलूँ सेलर को कि मुझे स्पेशली 32 इंच का एलईडी टीवी चाहिए, ठीक है, और ये वाला टीवी जो है ये मैं पसंद करके जा रही हूँ और ये मैं थोड़ी देर में आकर ले जाऊंगी। तो ये गुड्स क्या है, स्पेसिफिक गुड्स, मैंने बिल्कुल स्पेसिफिक कर दिया। ठीक है, असर्टेन गुड्स भी स्पेसिफिक गुड्स की तरह ही होते हैं। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, गुड्स को स्पेशली मेंशन कर रहे हैं कि कौन से गुड्स को आप आप खरीदना चाहते हैं। सो स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स दोनों क्या है, एक ही तरीके के गुड्स हैं। जेनरिक और अनअसर्टेन गुड्स मतलब जब आपने रैंडमली कॉल करके कहा सेलर को कि भाई मेरे यहाँ पे एक 32 इंच का टीवी भेज दो, ठीक है, आपने स्पेसिफिक नहीं बताया कि आपको कैसा चाहिए, ठीक है, उसमें आपने और स्पेसिफिक फीचर्स नहीं बताए, बट एक कस्टमर आया और उसने एकदम बिल्कुल यहाँ पर ऐसे बताया कि मुझे ये वाला टीवी चाहिए, ठीक है, जिसमें ये फीचर्स हैं, यही टीवी चाहिए। और एक इंसान आपको कॉल पे ही बता रहा है कि सुनो आपकी शॉप है, आप एक काम करो, एक टीवी मेरे घर भिजवा दो। ये अनअसर्टेन गुड्स है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, एंथनी क्या है, जिसका एक टीवी शोरूम है, उसके पास 20 टीवी सेट्स हैं एंड एग्रीज टू सेल एनी वन ऑफ देम टू भारती। और उसने क्या किया, उनमें से एक को बोला कि इसमें से मैं एक तुम्हें सेल कर दूंगा। एंथनी ने भारती से कहा कि मेरे पास 20 टीवी सेट्स हैं जिसमें से एक मैं तुम्हें सेल कर दूंगा। तो ये क्या है, अनअसर्टेन गुड्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एक टीवी सेट है ये रैंडमली यहाँ पे पिक कर दिया है भारती के लिए, जिसमें से वो 20 में से कोई भी दे सकता है। अगर भारती पर्टिकुलरली बताती कि मुझे इतने इतने फीचर्स वाला ही टीवी चाहिए तो वो असर्टेन गुड्स हो जाते। ठीक है, अब है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स का मतलब है ऐसे गुड्स जो कि अभी मैन्युफैक्चर होना बाकी हैं, अभी प्रोड्यूस होना बाकी है,
और सेलर ने अभी तक उन्हें एक्वायर नहीं किया है। कब एक्वायर करेगा? जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाएगा। जैसे कि आप क्या गए, शॉप पे गए और आपने कहा कि आपको क्या खरीदना है, आपको जो नेक्स्ट सीजन में क्रॉप आने वाली है वो खरीदनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेलर था उसने इस चीज़ पे एग्री कर लिया, तो आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो हो चुका है ना। तो यहाँ पर ये जो फ्यूचर क्रॉप है, क्योंकि ये अभी प्रोड्यूस नहीं हुई है, अभी मैन्युफैक्चर नहीं हुई है, तो फ्यूचर में होने वाले गुड्स के लिए आप अभी एग्रीमेंट कर रहे हैं, अभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज योर फ्यूचर गुड्स, ठीक है, जो अभी प्रोड्यूस नहीं हुए, अभी मैन्युफैक्चर नहीं हुए। कॉन्टिजेंट गुड्स, ऐसे गुड्स जो कंडीशन बेस्ड है। कंडीशन बेस्ड का मतलब है अलका एग्रीज टू सेल टू भोला अ सर्टेन पेंटिंग ओनली इफ चेतन इट्स प्रेजेंट ओनर सेल्स इट टू हर। अलका ने कहा भोला को कि ये जो पेंटिंग है ना, वैसे तो ये पेंटिंग किसकी है, चेतन की, बट ये पेंटिंग मैं तुझे सेल कर दूंगा जब चेतन क्या करेगा, मुझे ये पेंटिंग बेच देगा, ठीक है। तो चेतन तो इसका एक्चुअल ओनर है और अलका क्या कह रही है कि जैसे ही मुझे ये पेंटिंग मिल जाएगी उसके बाद मैं तुम्हें ये पेंटिंग सेल कर दूंगा। तो ये क्या है, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्टिजेंट गुड्स, कॉन्टिजेंट गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो किसी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। सिचुएशन होगी तो मैं ये काम करूंगा, सिचुएशन नहीं होगी तो मैं ये काम करूंगा, है ना। होने और ना होने पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब कॉन्टिजेंट गुड्स भी क्या है, आपके फ्यूचर गुड्स का ही पार्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है यहां तक चीजें। नेक्स्ट, डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब गुड्स को आप डिलीवर कर रहे हैं तो यहां पर आपके पास क्या है, 3 तरीके की डिलीवरी है। डिलीवरी का मतलब क्या है, जब आप किसी भी गुड्स का पोजेशन किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं। वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन बाय वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे आप गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं वॉलेंट्री, अपनी इच्छा से। 3 तरीके की डिलीवरी है। पहली है एक्चुअल। एक्चुअल डिलीवरी क्या है कि ये देखिए, ये आपने बुक ली है तो ये लीजिए, मैं इसको एक्चुअल में आपको डिलीवर कर रही हूँ, ठीक है, एक्चुअली मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ। फिजिकल ट्रांसफर ऑफ गुड्स, फिजिकल ट्रांसफर ऑफ गुड्स। सिंबॉलिक डिलीवरी क्या है कि मैं आपको चाबी दे रही हूँ और बोल रही हूँ ये लीजिए आप मेरी गाड़ी ले जाइए, तो ये सिंबॉलिक है, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरीके से हो रखा है तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो सिंबॉलिक डिलीवरी क्या है, बायर हैज कंट्रोल ओवर गुड्स बट नो डिलीवरी इज मेड। आपके पास कंट्रोल तो है लेकिन एज अ सिंबल, आपने गाड़ी की चाबी तो रख ली अपने पास लेकिन अभी तक डिलीवरी नहीं हुई। तो सिंबल क्या है, सिंबल मतलब आप क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब होता है जब आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेज कर रहे हैं गुड्स को, ठीक है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इन चीजों को। देखिए आपने क्या किया, ये जो वेयर हाउस है, ये जो वेयर हाउस है यहाँ पे कुछ गुड्स रखे हुए थे और यहाँ पर इसका जो ओनर था, इसका जो ओनर था उसने क्या किया, उसने एक वॉचमैन को अपॉइंट किया इन गुड्स पे नजर रखने के लिए, ठीक है। अब ओनर ने गुड्स को फिजिकल ट्रांसफर तो नहीं किया बट वॉचमैन यहाँ पे बैठा हुआ है जिन गुड्स को एक्नॉलेज कर रहा है, किसके बिहाफ में, ओनर के बिहाफ में, ठीक है। यही चीज बायर के बिहाफ में भी हो सकती है। अब बायर ने क्या किया, इन गुड्स को खरीद लिया, सेम वही वॉचमैन अभी भी वहां पर है। तो यहाँ पे क्या होगा, बायर क्या करेगा, इन गुड्स को वॉचमैन के निगरानी में छोड़कर चला गया। तो यहाँ पर बायर ने क्या किया, वॉचमैन को गुड्स डिलीवर कर दिए। तो यहाँ पर वॉचमैन ऑन बिहाफ ऑफ बायर क्या कर रहा है, गुड्स को एक्नॉलेज कर रहा है। सिंबल्स में क्या है, जब आप जैसे की का एग्जाम्पल मैं बोलूँ, की हो गया तो की क्या है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। फिर उसके बाद एक्चुअल क्या हो गया, जब फिजिकली ट्रांसफर ऑफ एक्चुअल में कर रहे हैं गुड्स को, ठीक है। सो ये है आपका डिलीवरी ऑफ गुड्स। सो आई थिंक इतना सफिशिएंट है इस वीडियो के लिए, बिकॉज वीडियो फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और फिर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। तो बहुत ही
बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़े कि आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या है, 1 जुलाई 1930 से स्टार्ट हुआ। बेसिक डेफिनेशंस दी हुई हैं, बायर और सेलर के बारे में बताया हुआ है। गुड्स क्या है? गुड्स आपकी सारी मूवेबल प्रॉपर्टी है एक्सेप्ट मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स। ठीक है, फिर हमने बात करी क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की। 3 तरीके के गुड्स हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कॉन्टीजेंट गुड्स। डिलीवरी की बात करी, 3 तरीके की डिलीवरी है, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड सिंबॉलिक डिलीवरी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, जिसे हम हमारे सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर? चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को रिवाइज कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग स्लाइड मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।